चलिए लोकस को फाइंड आउट करने के लिए जो मेथड नंबर 2 है उसके बारे में बात करते हैं। पहला जो मेथड था उसमें देखिए हमने क्या कहा था, जिस भी पॉइंट का लोकस ढूंढना हो उसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई मान लीजिए, फिर कंडीशन अप्लाई कर दीजिए और कंडीशन अप्लाई करने के बाद जो भी हमें रिलेशंस मिलते हैं उसे सिंप्लीफाई करना होता था। सिंप्लीफाई करते वक्त आर्बिट्री कांस्टेंट अगर कोई एज्यूम किया हो कंडीशन अप्लाई करने के लिए उसे एलिमिनेट करना होता है, और उसको एलिमिनेट करने के बाद एक्स वाई और फिक्स कांस्टेंट में जो रिलेशन मिलता था वो हमारा लोकस हो जाता था। तो पहला जो मेथड था उसमें और इसमें फर्क क्या है, देखिए इसमें फर्क ये है कि सबसे पहली बात, जिस पॉइंट का हमने लोकस ढूंढना है उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई की बजाय एच कोमा के मानेंगे। अब इसका क्या मतलब है, एच कोमा के मानेंगे, एक्स कोमा वाई मानने की में क्या प्रॉब्लम है? देखिए प्रॉब्लम कोई नहीं है। अगर हमारे पास जो हमने एग्जांपल पिछले किए उसमें देखिए हमने पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई माने थे, मगर वहां पर पहले से कोई एक्स वाई वाली चीज प्रेजेंट नहीं थी, कोई इक्वेशन वहां प्रेजेंट नहीं थी। ये मेथड हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास ऐसी मजबूरी आ जाए कि हमें जो स्टेटमेंट दे रखी हो उसमें पहले से भी एक्स वाई प्रेजेंट हो, और हम लोकस ढूंढने के लिए उस केस में जो हमारा पॉइंट होगा पी जिसका लोकस ढूंढना उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई नहीं मान पाए। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले एक बार एग्जाम्पल पढ़ के बताता हूँ आपको, फिर इस मेथड को मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, मैंने इसमें लिखा क्या है देखिए, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves in a plane such that it always remains at equal distance from the line 3x minus 4y plus 1 is equal to 0 and 5x plus 12y minus 7 is equal to 0। यहाँ पर देखिए हमारे पास x और y पहले से प्रेजेंट है। अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, पहले वाला मेथड यूज करना है, तो मैं अगर पॉइंट P जिसका मुझे लोकस ढूंढना है उसके कोऑर्डिनेट में x कोमा y मान लूं, और यहाँ पर भी x और y पड़े हैं, तो ये दोनों x और y जो है वो मिक्स हो जाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा कौन सा पॉइंट P वाले के कोऑर्डिनेट वाले x और y है और कौन सा लाइन की इक्वेशन वाले x और y है। अब अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले उसमें जिस पॉइंट का लोकस ढूंढना है उसके कोऑर्डिनेट एच कोमा के मान के चलते हैं। अब इसको थोड़ा मैं सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे आप अपने घर पे रोज अंडे बनाते हैं, आमलेट मॉर्निंग में नाश्ते के लिए बनाते हैं, और फिर जब अंडे खत्म हो जाते हैं तो और ले आके फ्रिज में रख देते हैं, फिर उसको खत्म होने के बाद फिर और लाते हैं। फ्रिज में एक ही जगह पर आप अपने जो एग्स हैं वो अंडे जो लाके मार्केट से रखते हैं, ठीक है, वो एक ही जगह पर रखते हैं। अब एक दिन आपने मान लीजिए 2 अंडे यूज हो गए, उसके बाद ध्यान नहीं रहा, मार्केट गए और आप और अंडे लेके आ गए। आपने 4 अंडे बचे हुए थे मगर 6 अंडे और लेके आप आ गए। अगर आप उन अंडों को जो नए लेके आए हैं वहीं पर रख देंगे जहां पर आपने पुराने वाले रखे हुए हैं, तो ये जो पुराने वालों में और नए वालों में वो दोनों अंडे साथ साथ अगर रखेंगे तो मिक्स हो जाएंगे। अब मिक्स होने से वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अंडे तो सेम है, मगर हम ये चाहते हैं कि पहले जो अंडे पड़े थे हम उनको पहले कंज्यूम करें, जो बाद में लेके आए हैं उन अंडों को हम चाहते हैं कि बाद में यूज में आए, ताकि 1-2 दिन भी पुराना ना हो, अंडा फ्रेश हो, जितना ज्यादा फ्रेश रहे उतना बढ़िया है। ये हो सकता है अगर हम इसको सीधा रख दें तो बनाते वक्त पहले हम नए वाले अंडे कंज्यूम कर ले और पुराने वाले जो अंडे पहले से पड़े थे वो पड़े रहे, तो वो कुछ 2-3 दिन अगर पड़े रहते हैं तो उसमें कुछ दिन तो वो पुराने हो ही जाएंगे, और हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो। हम चाहते हैं कि पहले पुराने वाले अंडे जो है वही हमारे कंज्यूम हो, नए वाले अंडे जो है वो हम बाद में यूज में लेना चाहेंगे। तो उसके लिए तरीका क्या है? उसके लिए एक तरीका तो ये था कि हम दोनों को सेपरेट ही रख देते, जो नए लेके आए उसको थैली में एज इट इज अलग से रख देते, फिर तो कोई समस्या नहीं थी। बट अगर हम उसको अलग नहीं रख सकते, हमें एक ही जगह पर रखना है, ये मजबूरी है हमारी, तो उसके लिए तरीका क्या है कि हम जो अपने नए वाले अंडे हैं या पुराने वाले दोनों में से किसी के ऊपर निशान लगा देते हैं, जैसे मार्कर से निशान लगा दिया हमने जो नए वाले अंडे हैं। ये निशान जो है ये हमें बताएगा कि ये नए हैं, और जिन पे निशान नहीं लगा हुआ है वो पुराने हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले पुराने वाले कंज्यूम कर लेंगे जिस पे निशान नहीं लगा है, जब भी आमलेट बनाना है या बॉयल करना है, जैसे भी खाना है आपको, पहले पुराने वाले अंडे जिनके ऊपर निशान नहीं लगा है उनको कंज्यूम कर लोगे। जब
आपके पुराने वाले अंडे कंज्यूम हो जाएंगे, आप जो जिन पे निशान नहीं लगा है, फिर आपको पता है कि अब ये नए वाले हैं जिन पे निशान लगा हुआ है, फिर आप उनको यूज कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा जो मेथड है, यही सेम लोकस फाइंड आउट करने के लिए जो हमारा मेथड नंबर 2 है, इसमें काम आता है। एक्स वाई जो लाइन की इक्वेशन हमें दे रखी है उसमें प्रेजेंट है। देखिए ये जो एग्जांपल की हम बात कर रहे थे, इस एक्स और वाई जो यहाँ पे लाइन की इक्वेशन में पहले से प्रेजेंट है, ये ऐसे समझ लीजिए हमारे पुराने अंडे हैं। और ये एक्स और वाई जो हमने पॉइंट पे जिसका लोकस ढूंढना है उसके कोऑर्डिनेट हम एक्स वाई मानते थे, ये एक्स वाई हमारे नए अंडे हैं। अब ये पुराने अंडों में यानी पुराने एक्स वाई में ये नए वाले एक्स वाई मिक्स ना हो, तो हम इनके ऊपर निशान लगाते हैं। निशान लगाने का मतलब इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट आप एक्स वाई मानने की बजाय एक्स डैश वाई डैश मान सकते हो, एक्स वन वाई वन मान सकते हो, या एच कोमा के भी मान सकते हो। मतलब हमें सिर्फ उसको पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को एक्स वाई से डिफरेंशिएट करना है, अलग करना है। तो उसके लिए आप उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को पी क्यू मान सकते हो, एच कोमा के एक्स डैश वाई डैश या एक्स वन वाई वन कुछ भी ऐसे एज्यूम कर सकते हो। तो हम जनरली जो है लोकस वाले क्वेश्चन में उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को एच कोमा के मानेंगे। तो ये एच कोमा के हमारे नए अंडे हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। अब हमें पता रहेगा कि पुराने अंडे कौन से हैं हमारे और नए कौन से हैं, किसको बचाना है और किसको खत्म करना है। तो एक्स वाई जो है उसे पुराने अंडों को हमने खत्म करना है और एच के को हमने बचाना है। तो इसके देखिए इसमें मेथड में सबसे पहला काम हमारे पॉइंट पे जिसका लोकस ढूंढना है उसके कोऑर्डिनेट हमने एज्यूम करना है एच कोमा के। उसके बाद वही सेम जो हमने मेथड नंबर 1 में किया था, अप्लाई द गिवन कंडीशन। जो भी हमें कंडीशन दे रखी होंगी वो सारी की सारी कंडीशन अप्लाई कर देनी है। एक कंडीशन हो सकती है या एक से ज्यादा भी। फिर उन जो कंडीशंस को अप्लाई करने के बाद हमें कुछ रिलेशंस मिलेंगे एच के, एक्स वाई और फिर आर्बिट्री कांस्टेंट्स में। आर्बिट्री कांस्टेंट वही हो सकता है हमें मानना पड़े, हो सकता है मानना ना पड़े। अगर आर्बिट्री कांस्टेंट के बिना काम चलता है तो अच्छी बात है। कंडीशन अप्लाई करने के लिए अगर आर्बिट्री कांस्टेंट को एज्यूम करना पड़े तो भी कोई समस्या नहीं है। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे उन रिलेशन को जो हमें कंडीशन अप्लाई करने पर मिले, तो मेथड नंबर 1 में हम कोशिश करते थे सिंप्लीफाई करते वक्त आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दें। एक्स वाई और फिक्स्ड कांस्टेंट में रिलेशन लेके आने की कोशिश होती थी हमारी। यहाँ बस थोड़ा सा चेंज है। यहाँ जब हम कंडीशन अप्लाई करेंगे उससे जो रिलेशंस मिलेंगे उसको सिंप्लीफाई करते वक्त हम आर्बिट्री कांस्टेंट को तो एलिमिनेट करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ हमारे पुराने अंडे यानी कि एक्स और वाई को भी एलिमिनेट करेंगे। एक्स और वाई एलिमिनेट हो गए, आर्बिट्री कांस्टेंट जो हमने एज्यूम किया था वो एलिमिनेट हो गया। तो लास्ट में अपने को इक्वेशन मिलेगी किसमें, एच के और फिक्स्ड कांस्टेंट में। आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्स वाई एंड फिक्स्ड सॉरी आर्बिट्री कांस्टेंट, द इक्वेशन ऑब्टेन्ड इन एच के एंड फिक्स्ड कांस्टेंट इज अवर रिक्वायर्ड लोकस। तो ये देखिए ये लोकस हमें मिल गया, हमारा काम खत्म हो गया। एक्स वाई खत्म होना है, एलिमिनेट करना है और आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। उनको एलिमिनेट करने के बाद एच के और फिक्स कांस्टेंट में जो लास्ट में इक्वेशन हमें बचे मिलेगी वो हमारा लोकस होगा। वैसे तो क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाता है, मगर जर्नली हम इक्वेशन को किसी भी सर्कल लाइन कर्व की एक्स वाई में लिखते हैं। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट पहले वाले मेथड में एक्स वाई ही मानते थे और लास्ट इक्वेशन एक्स वाई में ही आती थी। अब हमने एच के माना है और लास्ट इक्वेशन हमारे पास एच के में आई है। तो बस अब उसको एक्स वाई में लाने के लिए हमने जो नए अंडों के ऊपर निशान लगाया था उसे हटा देना है। निशान हटाने का मतलब एच को हमने एक्स रख देना है और के की जगह रख देना है वाई, क्योंकि हमने एच के एक्स और वाई की जगह पर ही लिए थे। तो लास्ट में बस एच और के को एक्स वाई से रिप्लेस कर देना है, एच की जगह एक्स और के की जगह वाई। तो हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। चलिए अब इस मेथड को यूज करके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ये एग्जांपल जो अभी हम बात कर रहे थे, हमें यहाँ पर क्या कहा गया था कि ये जो दो लाइंस है हमारे पास जिनकी इक्वेशन हमें दे रखी थी, ये दो फिक्स लाइन है। हमें एक वेरिएबल पॉइंट पी जो प्लेन में इस तरह से मूव करता है कि उसका डिस्टेंस इन दोनों लाइन से हमेशा इक्वल रहता है, उस पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना था। ये देखिए ये दो लाइंस है हमारी, L1 मान लो इसको और ये है L2। L1 है हमारा फर्स्ट लाइन जिसको आप लिख सकते हो 3x प्लस सॉरी 3x माइनस 4y है, सही करके लिख देते हैं इसको। 3x माइनस 4y
प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और जो दूसरी लाइन है हमारी, उसकी इक्वेशन है 5x प्लस 12y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। अब हमें पॉइंट P, वेरिएबल पॉइंट यहाँ पे दिया है, कहीं पे ये मान लेता हूँ, चलो यहाँ पर है। इस पॉइंट का लोकस ढूंढना, और एक कंडीशन दे रखी है कि ये कहीं पर भी जाएगा तो इसका इन दोनों लाइन से जो डिस्टेंस है वो सेम रहना चाहिए। इन दोनों लाइन से L1 से डिस्टेंस मान लेता हूँ PQ है, और L2 से डिस्टेंस है हमारा PR। ये PR और PQ इक्वल रहे तो इस पॉइंट का लोकस ढूंढना है हमने। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप तो ये था, जिस पॉइंट का लोकस ढूंढना है उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई मानने होते थे, मगर यहाँ एक्स वाई पहले से प्रेजेंट है, तो हम एक्स वाई ना मान के इसके कोऑर्डिनेट एच कोमा के मानेंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 2, देखो स्टेप नंबर 1 तो हो गया हमारा, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए एच कोमा के। अब कंडीशन नंबर 2 अप्लाई कर देते हैं। देखिए कंडीशन नंबर 2 क्या थी, सॉरी स्टेप नंबर 2 क्या था, अप्लाई द गिवन कंडीशन। तो कंडीशन है पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। अब देखिए, किसी भी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है जो यहाँ पे अप्लाई करते हैं। x1 y1 अगर पॉइंट के कोऑर्डिनेट है और लाइन की इक्वेशन दे रखी है, अगर यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लो एक पॉइंट है हमारे पास x1 y1, और मुझे इस लाइन से जिसकी इक्वेशन हमें दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस पॉइंट से अगर इस लाइन का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हमें ए बी फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हमारा फार्मूला होता था मोड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, बी स्मॉल में है, अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा किसी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला था। इसको हम यहाँ पे देखे यूज कर रहे हैं। तो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, तो पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है लाइन L1 से, ये आ जाएगा हमारा मोड ऑफ एक्स और वाई की जगह पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट रख देंगे तो 3h माइनस 4k सॉरी प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 16 इज इक्वल टू पी आर। पॉइंट पी का सेकंड वाली लाइन से डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 5h प्लस 12k माइनस 17 अपॉन रूट ऑफ 25 प्लस 144। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए, ये हमारा जो दोनों तरफ मोड है इसको रिमूव करना है, और एक स्क्वायर रूट है इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर्स बन रहे हैं। तो मैं नेक्स्ट पेज पे एक बार इसको लिखूं, 3h प्लस सॉरी माइनस 4k प्लस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू मोड ऑफ यहाँ पर 5h प्लस 12k माइनस 17 अपॉन 13, ये हमें मिल रहा है। अब देखिए, मोड को रिमूव करना है तो इसके लिए हमारे पास एक सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है कि अगर मोड ऑफ ए इज इक्वल टू मोड ऑफ बी हो, तो हम ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी लिख सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का अगर मैं यूज करूं और साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, तो 13 यहाँ पर आ जाएगा। देखिए 3h माइनस 4k प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए मोड हटा के प्लस माइनस लगेगा, और 5 को मैंने ऊपर लाके मल्टीप्लाई कर लिया है, तो 5h प्लस 12k माइनस 17, ये हमें रिलेशन मिला। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें दो केस बन रहे हैं। देखिए, एक बार पॉजिटिव साइन लेके और एक बार नेगेटिव साइन लेके। तो पॉजिटिव साइन लेंगे तो यहाँ पे 39h माइनस 52k प्लस 13, देखिए ये हमें एक इक्वेशन रिलेशन मिल रहा है। और राइट हैंड साइड में अगर मैं पॉजिटिव वाला साइन ले लेता हूं, तो 25h प्लस 60k माइनस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 85। इसी तरह से नेगेटिव साइन लेने पर लेफ्ट साइड में तो सेम रहेगा, 39h माइनस 52k प्लस 13, और नेगेटिव साइन लेने पर हमें मिल जाएगा माइनस 25h माइनस 16 सॉरी k एंड प्लस 85। अब इनको एक तरफ करके अगर लिखना चाहें तो 25h, इस फर्स्ट वाली इक्वेशन को देखो मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 25h जो है
इसे लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 14H माइनस 112 के, और यहाँ पे 85 प्लस 13 ये मिलेगा हमें 98 इज इक्वल टू 0। आप इसमें से थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें तो 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकते हैं, तो 7H माइनस यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2 से डिवाइड करने पर इसको 56 के प्लस 49 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से राइट हैंड साइड को देखें तो ये 29 को अगर मैं लेफ्ट साइड में लाके ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा अपने पास ऐड करने पर 39 प्लस 25 विच इज 64H। और ये -60 को अगर आप लेफ्ट साइड में लाके यहाँ पे ऐड कर देंगे तो +8K, और माइनस के यहाँ पे मिल जाएंगे अपने को 72 इज इक्वल टू 0। जिसे आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके 4 कॉमन निकाल के कैंसिल करना चाहें, 8 भी कॉमन निकाल के कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ पर 8H प्लस के माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसमें भी देखिए 7 भी कॉमन निकल सकता है, तो H माइनस 8K प्लस 7 इज इक्वल टू 0। देखो H K में हमें रिलेशन ये मिल गया, कोई फिक्स्ड कांस्टेंट था नहीं हमारे पास तो कोई बात नहीं, वो नहीं आएगा। अगर होता तो फिक्स्ड कांस्टेंट भी आ जाता। आर्बिट्री कांस्टेंट कोई हमने अज्यूम किया नहीं था जिसे हमें एलिमिनेट करना पड़े, तो हमें एक्स वाई को एलिमिनेट करना था, वो एलिमिनेट हो गया। लास्ट में ये जो एच और के में रिलेशन मिला है ये है हमारा लोकस। अब लास्ट में एक काम और हमें करना था कि ये जो एच के था, एच और के था, इसे एक्स और वाई में बदलना था, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 8y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये दो इक्वेशन जो हमें मिल रही है एक्स और वाई में, ये हमारे रिक्वायर्ड लोकस है। अब ये जो दो इक्वेशन है एक्चुअल में हमसे अगर थोड़ा ज्योमेट्रिकली सोचे, आंसर तो चलो आ गया, हमें लोकस पूछना था वो तो आंसर आ गया, बट ये एक्चुअल में है क्या? अगर हमसे पूछा जाए यार ये जो दो इक्वेशन आ रही है ये एक्चुअल में है क्या, अब इसके लिए देखिए वही हमारी एक 9th क्लास की जो प्रॉपर्टी है उस पर वापस चलते हैं। अगर दो लाइंस हमें दे रखी है 3x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये L1 था हमारा, और 5x प्लस 12y माइनस 17 इज इक्वल टू 0, ये दूसरी लाइन थी। अगर हमें कहा है कि एक पॉइंट है P, वो इस तरह से मूव करता है कि उसका इन दोनों लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रहना चाहिए, तो वो पॉइंट P कहाँ पे जा सकता है? तो ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी 9th क्लास में, अगर आपको ध्यान हो, नहीं ध्यान है तो मैं रिमाइंड करवा देता हूँ। अगर कोई पॉइंट किसी दो लाइन से सेम डिस्टेंस पे रहेगा तो वो पॉइंट जा सकता है उन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर के ऊपर। अगर ये पॉइंट P इन दोनों लाइन से हमेशा सेम डिस्टेंस पे रहेगा तो ये पॉइंट P मूव कर सकता है एंगल बाइसेक्टर के ऊपर। देखो ये एक एंगल बाइसेक्टर है, ये ऑब्ट्यूस एंगल जो है L1 और L2 का, इसका एंगल बाइसेक्टर है। इसी तरह से यहाँ पर ये L1 और L2 का एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है। थोड़ा डायग्राम सही कर देता हूँ, ये लाइन थोड़ा सा सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है, इसको मैं सही करके एक बार बना देता हूँ। ओके, तो ये जो हमारे पास सेकंड वाला है ये है हमारा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, ये वाला। तो पॉइंट P या तो इस रेड वाली लाइन के ऊपर मूव कर सकता है या ये ग्रीन वाली लाइन के ऊपर, इन दोनों में से किसी भी लाइन पे चला जाए, ये दोनों एक्यूट और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर के ऊपर अगर कोई पॉइंट रहेगा तो पॉइंट इन दोनों लाइन से सेम डिस्टेंस पे रहेगा। तो ये जो हमने जो फाइंड आउट की है, ये x माइनस 8y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और 8x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये एक्चुअल में हमारी दोनों एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन आई है। जो गिवन लाइन L1 और L2 है ये उनके एंगल बाइसेक्टर, इनमें से एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है और दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर है। मगर कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और कौन सा ऑब्ट्यूस, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम एंगल बाइसेक्टर की बात करेंगे। फिर उसके बाद उनमें कौन सा एक्यूट और कौन सा ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर होता है वो फाइंड आउट करने का मेथड भी करेंगे। तो फिलहाल के लिए यही जो एग्जांपल था हमारा, देखिए ये कंप्लीट हुआ। इसमें हमने
उस पॉइंट का लोकस ढूंढा जिसका दोनों गिवन लाइन से डिस्टेंस सेम था। तो यहाँ पर मेन मुद्दा ये था कि हमने इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट एक्स वाई नहीं माने, क्योंकि एक्स वाई पहले से प्रेजेंट थे। हमने उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट H कोमा K माने। अगर एक्स वाई यहाँ प्रेजेंट ना होता तो मैं सिंपल इसको एक्स कोमा वाई मान के भी कर सकता था। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं इसी टाइप का। ये एग्जांपल हमारे पास नेक्स्ट जो है, इसमें देखिए क्या कहा गया है। इसमें हमें कहा गया है कि एक वेरिएबल लाइन है विच ऑलवेज रिमेन्स एट कांस्टेंट डिस्टेंस p फ्रॉम ओरिजिन। एक लाइन जो ओरिजिन से हमेशा कांस्टेंट डिस्टेंस पे रहती है। मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट पॉइंट ए एंड बी। वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ए और बी पॉइंट पे कट करती है। डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, देखिए ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है और ये है लाइन वाई एक्सिस। अब एक लाइन है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो लाइन ओरिजिन से यहाँ पे देखिए ये मान लेते हैं p डिस्टेंस पे रहती है। ये डिस्टेंस हमें p दिया हुआ है और ये लाइन मान लेते हैं इस तरह से। ये लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को पॉइंट ए और बी पे कट करती है। देखिए ये लाइन मूव कर सकती है मगर ओरिजिन से डिस्टेंस फिक्स रहेगा। जैसे ये मान लीजिए ये मेरी उंगली जो है का ये पॉइंट जो है ये ओरिजिन है। ये इस पेन को देखिए, ये हमारा जो पेन है वो लाइन है। अब आपकी जो लाइन है वो इस तरह से मूव कर सकती है। ये जो डिस्टेंस है इस पेन का ओरिजिन से चेंज नहीं हो रहा। कहने का मतलब है कि अगर मैं एक और डायग्राम आपको बना के दिखाऊं जिसमें ये डिस्टेंस सेम रहे, तो इसी जगह पे बना लेते हैं। देखिए ये लाइन का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है p, ये नहीं बदले और लाइन का ये डिस्टेंस नहीं बदले, मतलब ये टुकड़ा अगर मैं यहाँ ले जाऊं उतना ही है जितना ये है, और लाइन यहाँ पर आ सकती है इस तरह से। तो लाइन अलग अलग जगह पे जा सकती है मगर उसका ओरिजिन से डिस्टेंस नहीं बदलेगा, वो सेम रहेगा। तो ये अलग अलग पॉइंट्स पे अब एक्स एक्सिस को कट करेगी। अब ये वाला पॉइंट ए और यहाँ पर पॉइंट बी पहुंच जाएगा। तो पॉइंट ए और बी अलग अलग जगह जाएंगे। तो इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड भी डेफिनेटली मूव करेगा कहीं ना कहीं। तो इस लाइन के मूवमेंट से जो इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड है वो भी मूव करेगा। तो वो किस पाथ के ऊपर मूव करेगा, उस पाथ का हमें लोकस, उस पॉइंट का सेंट्रोइड का जो पाथ है जिसके ऊपर मूव करे नहीं उसका लोकस जो है वो हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो इसके लिए देखिए अब हमें यहाँ पर कहीं पर भी एक्स और वाई तो दिखाई नहीं दे रहे। जैसे पिछला एग्जाम्पल था उसमें एक्स और वाई दिखाई दे रहे थे, तो इसलिए हमने जिस पॉइंट का लोकस ढूंढना था उसके कोऑर्डिनेट एच कोमा के माने थे एक्स कोमा वाई मानने की जगह पर। अब यहाँ क्या मजबूरी है, यहाँ क्यों हम एच कोमा के ही माने एक्स वाई ना माने। एक्स वाई भी मान के काम चल सकता है क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई नहीं है। मगर प्रॉब्लम ये आएगी जब हम कंडीशन अप्लाई करने की बात करेंगे, ओरिजिन से इस लाइन का डिस्टेंस की बात करेंगे। तो ओरिजिन से किसी भी लाइन का डिस्टेंस ढूंढना हो तो हमें उस लाइन की इक्वेशन पता होनी चाहिए। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर किसी लाइन की इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, अगर यहाँ पे लाइन की इक्वेशन है हमारे पास, तो उस लाइन का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है, इसको ओ पी या ओ क्यू या ओ एल जो भी नाम देखो, ओरिजिन से जो इस लाइन का डिस्टेंस होता है इसका फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास पहले उस लाइन की इक्वेशन होनी चाहिए, फिर उस इक्वेशन से हम ओरिजिन से उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे इस लाइन की ए बी की इक्वेशन चाहिए होगी कंडीशन अप्लाई करने के लिए। और जो ए बी की इक्वेशन आएगी डेफिनेटली वो तो एक्स और वाई में ही लिखी जाएगी। तो इसका मतलब अभी हमें यहाँ पर एक्स वाई नहीं दिखाई दे रहे हैं, मगर जैसे ही मैं कंडीशन अप्लाई करने के लिए ए बी लाइन की इक्वेशन लिखूंगा तो वहां पर एक्स और वाई प्रेजेंट होंगे। इसीलिए यहाँ पर जिस पॉइंट का लोकस ढूंढना है उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई ना मान के हम एच कोमा के मान लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है कंडीशन अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। हमारी जो वेरिएबल लाइन है वो कुछ इस तरह से है कि उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, ये ओ एल नाम दे देता हूं मैं इसको, ये हमेशा फिक्स रहता है पी। अब मुझे इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो इस लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए देखिए हमें
जो लाइंस की हमने बहुत जो इक्वेशंस पढ़ी थी, 5 to 6 इक्वेशंस हमने पढ़ी थी, उसमें से एक इक्वेशन ऐसी थी जिसमें p का यूज करके हम इस लाइन की इक्वेशन को लिख सकते थे। उसमें हमें ये एंगल जो ये नॉर्मल है OL, ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, ये अगर एंगल अल्फा हो तो हम इस लाइन की इक्वेशन लिख लेते थे x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ये इस लाइन की इक्वेशन को लिखने का तरीका था। अब इसमें हमारे पास ये जो लाइन की इक्वेशन है, इसमें अल्फा हमें गिवन नहीं है। अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो मुझे ये अल्फा अपनी तरफ से एज्यूम करना पड़ा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस केस में जो अल्फा, क्योंकि हमने एज्यूम किया है, लेट हमने माना है कि एंगल LOA, ये पॉइंट ए नाम दे देते हैं, चलिए इसको भी LOA जो है हमारे पास, ये एंगल हमने अल्फा माना है। तो अल्फा क्योंकि हमने अपनी तरफ से एज्यूम किया है, तो इसका मतलब जो अल्फा है वो हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। आर्बिट्री कांस्टेंट है अल्फा, और पी जो है वो क्वेश्चन में पूछने वाले ने हमें अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रखा था, तो पी भी कांस्टेंट ही है, मगर पी क्या है, फिक्स्ड कांस्टेंट। तो जब हम लोकस फाइंड आउट करेंगे तो अल्फा को एलिमिनेट करेंगे, पी हमारा फिक्स्ड कांस्टेंट है, उसे खत्म करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इस लाइन की इक्वेशन लिखते ही इसमें एक्स और वाई दिखाई दे रहे हैं हमें, तो इसलिए अब हमें इस ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड है वो जी मान लेता हूं मैं, ये ट्रायंगल का सेंट्रोइड है, लेट जी बी द, और इसके कोऑर्डिनेट भी लिख लेते हैं चलिए, क्योंकि हमने इसका लोकस ढूंढना है, तो अब इसके कोऑर्डिनेट में लिख रहा हूं एच कोमा के, बी द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ये हमने इस ट्रायंगल एबीसी का सेंट्रोइड मान लिया है। अब देखिए सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं हम, सॉरी ए बी सी नहीं है, ए बी ओ या ओ ए बी लिखते हैं, सी इसमें कहीं नहीं है। ओ ए बी ट्रायंगल के सेंट्रोइड का लोकस ढूंढना था। तो इस ट्रायंगल के सेंट्रोइड का लोकस ढूंढने के लिए मुझे इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस की जरूरत पड़ेगी। वो देखिए आप, ओ के कोऑर्डिनेट तो हमारे पास है ही 0 0, ए और बी के चाहिए। तो ए और बी के कोऑर्डिनेट हमें मिलेंगे इस लाइन की इक्वेशन से। देखिए अगर इस लाइन की इक्वेशन में मैं ए ढूंढना चाहूं तो क्या करना चाहिए, y को 0 रख देना चाहिए, क्योंकि इस पॉइंट ए के लिए x एक्सिस के ऊपर है, इसलिए y 0 होगा। अगर इस लाइन की इक्वेशन में आप y 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी p बाय कॉस अल्फा, यानी पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हमें मिलेंगे p बाय कॉस अल्फा कोमा 0। इसी तरह से सिमिलरली अगर हम b ढूंढना चाहें तो उसके लिए x को 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि b पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है, तो x की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो x को 0 रखने पर y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास p बाय साइन अल्फा। तो देखिए यहां से हमें b पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए, x के कोऑर्डिनेट होंगे, सॉरी a के कोऑर्डिनेट होंगे p बाय कॉस अल्फा कोमा 0, और इसके 0 कोमा p बाय साइन अल्फा। अब अगर ये तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास है, ट्रायंगल ओ ए बी के तीनों वर्टिसेस हमारे पास है, तो इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं पॉइंट जी, यानी कि इसका सेंट्रॉइड वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, जो आ जाएगा p बाय 3 कॉस अल्फा एंड p बाय 3 साइन अल्फा। ये हमें मिल गया देखिए, और हमें यहाँ पर एच के और फिक्स्ड कांस्टेंट यानी कि पी एच और के, इनमें रिलेशन लेके आना है। अल्फा जो कि हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसे हमने एलिमिनेट करना है। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए देखिए अगर मैं इन कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करूं एक्स और वाई को, तो यहां से इन दोनों को कंपेयर करके मैं कॉस अल्फा और साइन अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं, तो देखिए एच हमारे पास है 3 बाय, सॉरी, पी बाय 3 कॉस अल्फा, इसको सही करके लिख देते हैं थोड़ा, ओके। तो ये है हमारे पास p बाय 3 कॉस अल्फा। इसी तरह से k की वैल्यू है p बाय 3 साइन अल्फा। तो अगर यहां से कॉस अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट की जाए तो वो आएगी p बाय 3 h, और k
सॉरी साइन अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट की जाए तो वो p/3 की आनी चाहिए। अब हमारा टारगेट है आर्बिट्री कांस्टेंट साइन और सॉरी अल्फा को खत्म करना, तो साइन अल्फा और कॉस अल्फा की वैल्यू है और हमें इन दोनों में ये रिलेशन पता है, ये आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। अगर इसमें मैं इसको रख देता हूं तो ये आ जाएगा p²/3 h² प्लस p²/3 k², सॉरी 3 नहीं, यहाँ पे 9 k² एंड 9 h² आएगा, इज इक्वल टू 1। तो लीजिए ये हमारा फिक्स्ड कांस्टेंट और एच के में रिलेशन हमें मिल गया, हमारा एक्स वाई एलिमिनेट हो गया, हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट अल्फा जो हमने एलिमिनेट किया था वो भी खत्म हो गया। तो एच के और फिक्स्ड कांस्टेंट में जो रिलेशन मिल रहा है हमें, इस रिलेशन को हम कहेंगे हमारा लोकस है जो हमें फाइंड आउट करना था। लास्ट काम बस एक छोटा सा बचा है, एच और के की जगह एक्स वाई रख देंगे तो p²/9 x² प्लस p²/9 y² इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा आंसर आ गया। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हो, 1/x² प्लस 1/y² इज इक्वल टू 9/p²। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है दोनों में, तो ये दोनों ही सेम आंसर है हमारे। तो इस तरह से हम लोकस फाइंड आउट करेंगे। अगर पहले से वहां एक्स वाई प्रेजेंट हो या एक्स वाई आ जाए तो उस पॉइंट जिसका लोकस ढूंढना उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई मानने की जगह बस एच और के मान लेना है, और बाकी सारा प्रोसेस अप्लाई करने के बाद लास्ट एक्स वाई जो कंडीशंस है उसको अप्लाई करने के बाद एक्स वाई को एलिमिनेट करना है, आर्बिट्री कांस्टेंट अगर माना हो उसे एलिमिनेट करना है, फिक्स्ड कांस्टेंट और एच के में जो रिलेशन मिलेगा वो हमारा लोकस होगा, और लास्ट में एच और के की जगह पे वापस एक्स और वाई रख देना है।